मेरा नाम मालिनी है और हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ ख्वाब थे, लेकिन मुझे ख्वाब देखने का कीमत चुकाना पड़ा जो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई अपना किसी के साथ ऐसे भी कर सकता है जो मेरे साथ हुआ। मैं तो सिर्फ 6 साल की थी, मगर मुझ पर किसी ने दया नहीं किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मेरी माँ मुझे बचा लेती तो मेरे साथ वो सब ना होता, जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीबी का राज था। हम 7 बहन भाई थे। पापा किसी की दुकान पर काम करते थे और अम्मा किसी के घर में काम करने जाया करती थी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी, तकरीबन 6-7 साल की, इसलिए मुझे बिल्कुल एक धुंधले ख्वाब की तरह अपनी वो जिंदगी याद है। मेरी बहनें मुझसे बड़ी थी और भाई छोटा था। घर में खाने पीने की भी इस कदर तंगी थी कि मुश्किल से एक या आधी रोटी हमें मिलती थी। हम दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भी नहीं जाते थे। पैसे लेकर चीज खाना तो दूर की बात थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक मर्तबा हमारे गांव में मेला लगा था जिसमें जाने की जिद हम बहन भाई कर रहे थे। पापा ने हमें सख्ती से मना किया, लेकिन हम नहीं माने और अम्मा के साथ मेले में चले गए, क्योंकि अम्मा का दिल हम सबको रोता देखकर पिघल गया था। ना जाने वो कौन सा दिन था, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन वही था जब मैं अपनी अम्मा और बाकी 6 बहन भाइयों के साथ मेले में चली गई। लोगों का इतना भीड़ देखकर मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ रखी थी। मेले में तरह तरह के झूले और खाने पीने की चीजें देखकर हमारा दिल ललचा रहा था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि हम कोई चीज खरीद सकते या झूले ले पाते। मेरी बड़ी बहन ने अम्मा से कहा कि एक एक झूला तो ले दो और हमें जलेबियां खानी है। तो अम्मा कहने लगी कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ना तो मैं झूला दिला सकती हूँ और ना किसी को जलेबी लेकर दे सकती हूँ, इसलिए चुपचाप मेले की रौनक देखो और कुछ देर बाद वापस चलते हैं। लेकिन अचानक से मेले में लोगों की भगदड़ मच गई। अम्मा हमें लेकर एक साइड पर खड़ी हो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है। फिर अम्मा ने अचानक कहा कि चलो जल्दी जल्दी घर चलो, वरना यहाँ पर हम फंस जाएंगे। यह कहकर अम्मा सारे बहन भाइयों को लेकर आगे आगे चलने लगी। मैं छोटी सी थी। अचानक मेरा पैर किसी चीज में अटक गया और मैं वहीं पर गिर गई। मेरा हाथ बहन के हाथ से छूट गया था, लेकिन कोई भी मेरे लिए नहीं रुका। मैं अम्मा को आवाजें देती रही, लेकिन मेले के शोर शराबे में मेरी आवाज कहीं खो गई। अम्मा और मेरे बहन भाई मेरी नजरों से ओझल हो गए और मैं लोगों की ठोकरों से बचती हुई एक तरफ खड़ी होकर रोने लग गई। मैंने अम्मा को बहुत आवाजें दी और उन्हें इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे तो न तो अम्मा कहीं नजर आई, न ही मेरी कोई बहन या भाई। मैं वही खड़ी बुरी तरह रो रही थी कि थोड़ी देर बाद एक औरत मेरे पास आ गई और पूछने लगी कि यहाँ खड़ी रो क्यों रही हो। मैंने कहा कि मेरी अम्मा पता नहीं कहाँ खो गई है। तो वह औरत कहने लगी कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले चलती हूँ। मैंने यह बात सुना तो रोना बंद करके उसके साथ चल पड़ी। वह औरत मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई और कहने लगी कि अभी तो रात हो चुकी है, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले जाऊंगी। फिर उसने मुझे खाना दिया और दूध का गिलास भी। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने खाना खाकर दूध पिया और फिर वहीं पर लेटकर सो गई। जब सुबह हुई तो उसने मुझे अच्छा सा नाश्ता करवाया और कहने लगी कि ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। नए कपड़े देखकर मेरा दिल ललचा गया। मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए। उसके बाद मैंने उस औरत से कहा कि आंटी चलो मुझे अम्मा के पास छोड़ आओ। तो वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारी अम्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली, इसलिए जब तक तुम्हारी अम्मा की कोई खबर नहीं मिलती तुम मेरे पास ही रह लो। मैं यह सुनकर खामोश हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम्हें किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दूंगी। जब तुम्हारी अम्मा मिल जाएगी तो फिर तुम उनके पास चली जाना। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मुझे खेलने के लिए खिलौने भी दिए। इस तरह मैं आंटी के पास रहने लग गई। मुझे वहाँ पर कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन एक और अंकल आंटी वहाँ पर आ गए और मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि हम आपकी अम्मा से मिले थे, मगर आपकी अम्मा ने आपको रखने से इनकार कर दिया है। वो कहती हैं कि मेरे पास पहले ही बहुत बच्चे हैं, मैं मालिनी का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए अब आप हमारे साथ ही रहोगी। मैं तो बहुत छोटी सी थी, मुझे इन बातों की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया तो अंकल ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया। अब मैं उनके साथ उनके घर चली गई। उनका घर भी किसी गांव में हमारे घर के जैसा ही था, लेकिन उनके घर में कोई बच्चे नहीं थे। मैं अकेली थी, इसलिए मुझे पेट भर खाने की रोटी मिलती थी।
पहले पहल तो मुझे अम्मा पापा की और अपने बहन भाइयों की बहुत याद आती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनको भूलने लग गई और नए माँ बाप के साथ ही मेरा दिल लग गया। मेरे पापा शहर से माल लाकर गांव की दुकानों पर सप्लाई किया करते थे और अम्मा घर में बच्चों के कपड़े बेचा करती थी। गांव की बहुत सारी औरतें वह कपड़े लेने के लिए हमारे घर आती थी। अम्मा ने उनको बताया कि मालिनी हमारी बेटी है, हमने उसको एक अनाथालय से गोद लिया है। यह सुनकर सब औरतें अम्मा की बहुत तारीफें करती और मैं हैरान हो जाती कि मुझे तो किसी अनाथालय से नहीं लिया, बल्कि मैं तो मेले में गुम हो गई थी। फिर मुझे मेरी अम्मा याद आ जाती, जिसने मुझे अपने पास रखने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं उससे नफरत करने लग गई थी। अम्मा पापा ने मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। हमारा गांव छोटा सा था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ हाई स्कूल बना हुआ था। मैं भी वहीं पर पढ़ने लग गई। अम्मा सारा दिन घर के कामों में और कपड़े बेचने में लगी रहती। पापा को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। पता नहीं मुझे यह लोग क्यों अपने साथ अपने घर ले आए थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे पता चला कि उनकी शादी को 15 साल गुजर गए थे। इसके बावजूद उनकी यहाँ औलाद नहीं हुई थी, इसलिए यह मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए। लेकिन मुझे जिस आंटी ने इनके घर पहुँचाया था उनके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं था कि वह कौन है, क्योंकि वह कभी यहाँ आई ही नहीं थी। इस तरह वक्त गुजरता गया। मुझे बेटी बनाकर लाने वाले अपनी काम की वजह से मुझे टाइम भी नहीं देते थे। मैं भी अपनी पढ़ाई और थोड़ा बहुत घर के कामों में लगी रहने लगी थी। पापा गुस्से के बहुत सख्त थे और अम्मा को छोटी छोटी बातों पर डांट देते थे, लेकिन मुझे कम ही डांट पड़ती थी। हाँ, मगर पापा का सारा गुस्सा अम्मा मुझ पर निकालती थी। वो मुझे मारती तो नहीं थी, लेकिन अपनी बातों से मेरा दिल जरूर जलाती थी। मैं यह सोचती थी कि अगर इन लोगों को औलाद की जरूरत ही नहीं थी तो फिर ये मुझे यहाँ क्यों ले आए? शायद अपनी तन्हाई दूर करने के लिए, या शायद लोगों की बातों से बचने के लिए। खैर, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। मैंने 10वीं कर लिया था। मैं पढ़ने में बहुत तेज थी। मैंने पापा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे शहर भेज दें। लेकिन पापा कहने लगे कि हमारे घरों में बेटियां इतना ज्यादा नहीं पढ़ती, इसलिए मैं तुम्हें भी आगे नहीं पढ़ा सकता। मैं खामोश हो गई और अम्मा पापा से कम बात करने लग गई। जब कुछ दिन में पापा ने महसूस किया कि मैं वाकई आगे पढ़ने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ, और इस बात का मुझ पर यह असर हुआ था कि मेरी सेहत खराब होने लग गई थी, क्योंकि मैंने खाना पीना भी कम कर दिया था और किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं लेती थी। तो पापा ने मुझे इस शर्त पर शहर भेजने का फैसला किया कि मैं कभी भी उनका यकीन नहीं तोड़ूंगी। मैंने पापा से वादा कर लिया, तो उन्होंने मुझे शहर में उसी आंटी के पास भेज दिया जिसके पास वो मुझे अपने घर लेकर गए थे। आंटी अब पहले से बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब भी वो अकेली रहती थी। उनके कामकाज करने के लिए नौकर घर में मौजूद थे, जो 24 घंटे उन्हीं के पास रहते थे। वहाँ रहने के लिए कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आंटी अपना मैरिज ब्यूरो चलाती हैं, और जिन भी औलाद शादीशुदा जोड़ों की औलाद को जरूरत होती है तो उन्हें कहीं न कहीं से औलाद का बंदोबस्त करके देती हैं। उन्होंने घर में एक कमरे को अपना ऑफिस बना रखा था। मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके काम में भी आपकी मदद करवा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने साथ हिसाब किताब रखने के लिए रख लिया, क्योंकि मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी और मैं हिसाब किताब में भी तेज थी। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके काफी काम देखने लग गई। कॉलेज से वापस आकर मैं उनके ऑफिस में काम देखती और फिर शाम को थोड़ी देर पढ़ने के बाद उनके साथ बैठकर बातें करती और अपने कमरे में चली जाती थी। यही मेरी रूटीन थे। इसी में 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में मैं अपने घर 3 या 4 मरतबा ही गई होंगी, क्योंकि पापा हर 2-3 हफ्तों बाद जब शहर का चक्कर लगाते तो मुझसे मिलने आ जाया करते थे। वो हर महीने कुछ पैसे भी मुझे देते थे, लेकिन अब आंटी भी मुझे मेरे काम के पैसे देने लग गई थी, इसलिए मैंने पापा से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो, ये पैसे तुम्हारी शादी में काम आएंगे, मैं बैंक में डाल दूंगा। मैं पापा की बात पर खामोश रही। मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना था। फिर ऐसा हुआ कि कॉलेज में मेरे एक लड़के से दोस्ती हो गई। नोट्स के सिलसिले में उससे बातचीत होने लगी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदल गई। हम दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, इसलिए रोज का साथ था, और फिर यह साथ और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उसका नाम अनुज था। अनुज का ताल्लुक एक अमीर घर से था। जब उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर वाले मुझ जैसी गरीब लड़की को कैसे अपना सकते हैं। तो अनुज कहने लगा कि मेरे मम्मी पापा पुरानी सोच के नहीं है, बल्कि उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत और तेज लड़की हो। अनुज की बातों से मुझे कुछ तसल्ली तो हुई, लेकिन फिर भी दिल में अजीब से ख्याल आते रहते थे। मुझे उसके घर वालों की तरफ से ही डर था
लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल मसला मेरे घर वालों की तरफ से पैदा होगा। मैं अक्सर रात को भी अनुज से फोन पर बातें करती थी। इससे आंटी को मुझ पर शक हो गया। एक दिन वो मुझसे पूछने लगी कि रात के वक्त किससे बात करती हो, क्या कोई लड़का है जिससे तुम्हारी दोस्ती हुई है? तो मैंने आंटी से कहा कि मेरा क्लासमेट्स है और बहुत अच्छा लड़का है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ख्याल रखना, तुम जिस घर की बेटी हो वो लोग शायद तुम्हें इन बातों की इजाजत ना दें। मैंने आंटी से कहा कि अनुज मुझसे शादी करना चाहता है। तो आंटी ने कहा चलो देखते हैं, जो होगा वो तुम्हारे भी सामने ही आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे उनके पास रहते हुए 2 साल होने वाले थे और कुछ ही दिन में मेरे इंटर के पेपर्स भी थे। इसलिए मैंने ये सब बातें सोचना छोड़ दी और अपने पेपर की तैयारी में मगन हो गई। जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था, मैं उस दिन पेपर देकर जब घर आई तो आंटी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैंने उनकी बात सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि वो किसी से कह रही थी मालिनी को जिस गांव के मेले से मैं लेकर आई थी, उस गांव में मेरी एक कजिन भी रहती है जो उसके असल माँ बाप को जानती है। यह सुनकर मैं वहीं छुप कर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आंटी आगे क्या बात करेंगी। लेकिन जो मैंने सुना वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आंटी फोन पर किसी से कह रही थी कि मालिनी को मैंने आगे अपने जानने वाले एक बे औलाद जोड़े को बेच दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक मुझे पूरी रकम नहीं दी, जबकि वो जवान हो चुकी है और अब मेरे पास ही काम करती है। मैं सोच रही हूँ कि इसकी कहीं ऐसी जगह शादी कर दूं जहाँ से मुझे भी फायदा मिल सके। यह सुनने की देर थी कि मैं आंटी के सामने चली गई। मुझे देखकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। मैं हैरान थी और उनकी तरफ खामोशी से देखी जा रही थी। तो वो कहने लगी, अगर तुमने मेरी बातें सुन ली है तो ये भी सुन लो कि मैं जो कह रही थी वो सब सच है। तुम्हारे अम्मा पापा ने मुझसे जो रकम तय की थी उसका कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है। अब तुम बताओ कि मुझे वो रकम मिल जाएगी या मैं खुद किसी तरह वसूल करूं? यह सुनकर मैं वहीं गिर सी गई और मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि भगवान के लिए अब मेरे साथ कुछ ऐसा न करना, मैं सारा पैसा आपको दे दूंगी। फिर दूसरे दिन पापा मुझसे मिलने वहाँ आए तो मैंने आंटी के सामने पापा से पूछा कि मुझे कितने पैसों में खरीदा था जो अब तक उनको नहीं दिए। पापा ये सुनकर हैरान हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब पता कैसे चला। तो तुमने सब बता दिया? पापा ने आंटी से कहा कि मैं आपको सारे पैसे दे चुका था, अब आप किस पैसे की बात कर रही हैं और ये सब बातें मालिनी के सामने करने की क्या जरूरत थी? तो आंटी कहने लगी, जो पैसे तुम लोगों ने मुझे दिए थे तब तो उस वक्त ये बहुत छोटी थी, तब मुझे नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत होगी और इसकी मैं अब शादी करवाऊंगी, कहीं भी तो मुझे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। पापा कहने लगे कि वो मेरी बेटी है और हम जहाँ चाहे इसको ब्याह देंगे और अब यह आपके पास नहीं रहेगी। तब आंटी ने गुस्से में आकर पापा को अनुज के बारे में सब बता दिया कि आपकी बेटी जो नए गुल खिलाकर बैठी है। पापा यह सुनकर और गुस्से में आ गए और मुझे फौरन लेकर गाँव चले गए। गांव जाकर अम्मा को सब बताया तो अम्मा मुझे मारने लग गई और पापा से कहने लगी कि मैंने कहा था ना कि किसी का खून कभी भी अपना नहीं बनता, देख लो ये लड़की अब हमें क्या दिन दिखाना चाहती है। पापा कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं 1 हफ्ते के अंदर ही इसकी शादी कर दूंगा। यह कहकर पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोई, क्योंकि सारी जिंदगी में अपने सगे माँ बाप को बुरा भला कहती रही और मैं सोचती रही कि मेरी माँ जानबूझकर मुझे छोड़ गई थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो बेचारे आज तक मेरे लिए तरसते होंगे। आंटी ने मुझे मेले से अगवा किया था और फिर पैसे लेकर इनको बेच दिया, जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं की। इससे अच्छा होता कि ये लोग मुझे मार देते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पता नहीं मैं किस गांव से थी और मेरे अम्मा पापा कौन थे। यही सब बातें सोचते सोचते ही मेरा दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन मेरे रोने धोने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ और न जाने किससे मेरा रिश्ता तय कर दिया। और पापा ने जो कहा था उसके मुताबिक 1 हफ्ते के बाद मेरी शादी तुषार से कर दी। तुषार का ताल्लुक एक बहुत गरीब घर से था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पापा का देहांत हो चुका था और उसकी अम्मा मेरा जीना हराम करने के लिए अब तक जिंदा थी। तुषार उम्र में मुझसे बड़ा था, देखने में काला और गंजा होने की वजह से मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं अम्मा पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी थी। अगर मैं उनकी अपनी बेटी होती तो कभी भी मेरे साथ ऐसा न करते। उन्होंने तो जानबूझकर मुझसे बदला लिया था, जो मेरी जिंदगी को नर्क बना दी थी। मेरी सास बिल्कुल एक रूढ़िवादी औरत थी। हर वक्त उसके मुंह से कुछ न कुछ ऐसा निकलता रहता जो मेरा दिमाग खराब कर देता था। कभी मुझे बददिमाग होने के ताने देती तो कभी मेरे किए गए हर काम में कमी निकाल कर मुझे जलील करती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इस वजह से वो मेरे साथ और भी बुरा रवैया करती। अपनी माँ की तरह तुषार भी बदमिजाज और जाहिल आदमी था।
शादी के शुरू शुरू में मैंने समझौता करने की कोशिश की और अगर शाम को तैयार हो जाती तो वो शक करने लग जाता और कहता कि किसी और से मिलने जा रही हो जो इतना तैयार होकर घर में बैठ रही हो। शरीफ औरत के ये लक्षण नहीं होते। उसकी यह बकवास सुन सुनकर मेरा दिल और भी उससे बंद होने लग गया। फिर तो मैं उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करती। मैंने उससे बातचीत करनी बंद कर दी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ ने उसे भड़काया तो उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैंने भी उसका बिल्कुल लिहाज नहीं किया और करीब पड़े डंडे को उठाकर उसे दे मारा और जाकर कमरे में बंद हो गई। उस दिन के बाद से मेरी सास ने बोलना कम कर दिया क्योंकि वो डर गई थी। उसे लगने लग गया था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और तुषार भी माँ को देखकर ठंडा पड़ गया। लेकिन मैंने अपने आप को कमरे तक सीमित कर लिया। मैं सिर्फ उस वक्त कमरे से बाहर निकलती जब खाना बनाना होता। खाना बनाकर अपना खाना लेकर मैं कमरे में आ जाती और फिर कमरे से निकलती नहीं थी। ना मैं उन लोगों से बात करती थी। एक दिन मैंने घर से भाग जाने का प्लान बनाया और मुझे जल्दी मौका मिल गया क्योंकि मेरी सास के रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। मैं तबीयत का बहाना करके घर में रुक गई। जब दोनों माँ बेटा शादी पर चले गए तो पीछे से मैं अपना बैग तैयार कर घर से निकलने में कामयाब हो गई। मैं उसी शहर में चली गई जहाँ पर पढ़ती थी। वो शहर, वहाँ के रास्ते मेरे लिए नए नहीं थे। मैं सीधे अपने दोस्त के पास चली गई। उसने मुझे अपने घर में पनाह दी और कहा कि वो जॉब ढूंढने में मेरी मदद करेगी। मैं 1-1.5 हफ्ता उसके घर पर रही। फिर उसके पापा ने अपने जानने वाले से कहकर मेरे इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करवा दी। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी थी। इस वजह से वो जॉब मुझे आसानी से मिल गई। जॉब शुरू होने के बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और मैंने एक अच्छे वकील से बात करके तलाक का नोटिस तुषार के घर भिजवा दिया क्योंकि मैं जानती थी तुषार जैसा बुज्जिल और निकम्मा इंसान आराम से मुझे छोड़ देगा। मुझे जॉब करते हुए जब 1 महीना पूरा हुआ तो कंपनी के मालिक ने मुझे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। दरअसल वो मेरे काम से बहुत खुश थे, लेकिन जब मैंने कंपनी ज्वाइन की वो उस वक्त इंडिया से बाहर गए हुए थे। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात अब तक नहीं हुई थी। मेरे साथ काम करने वाले बता रहे थे कि यह कंपनी बिल्कुल नई है और एक यंग लड़का इसका ऑनर है जो बहुत मेहनती और अच्छे दिल का मालिक है। मैं अपने बॉस से बगैर मिले इम्प्रेस हो गई क्योंकि मुझे यह भी पता चला था कि मेरे बॉस का ताल्लुक एक गरीब घर से था और वो अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर उस दिन मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने बॉस से पहली मर्तबा मिल रही थी। जब मैं उनके केबिन में गई तो मैं वाकई हैरान रह गई क्योंकि वो बिल्कुल ही जवान लड़का था। मुझे उससे मिलकर खुशी हुई कि हमारे जवान नस्ल अब भी अपने फ्यूचर को लेकर इस कदर संजीदा है। मेरी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की और मेरी सैलरी भी बढ़ा दिया। मैं उस दिन खुशी खुशी वापस हॉस्टल आ गई तो मेरे नाम से आए हुए तलाक के कागजात मुझे मिल गए। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि तुषार जैसे जाहिल इंसान से मेरी जान छूट गई थी। अब मैं आजाद थी और अपनी जिंदगी का सही फैसला कर सकती थी। मैंने न तो अपने माँ बाप से कोई बातचीत किया और न ही उस आंटी से क्योंकि मैं जानती थी वो सब लोग ही मेरे साथ अच्छे नहीं हैं। इस वजह से अब मैं बस अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने लिए कोई बेहतर फैसला करना चाहती थी। कुछ दिन बाद बॉस ने दोबारा मुझे ऑफिस में बुलाया और कुछ नए काम मेरे सुपुर्द किए हैं। मैंने अपना अच्छा देते हुए वो काम भी बड़े अच्छे तरीके से करके बॉस के सामने रख दिए हैं तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे अपने साथ लंच के ऑफर किए हैं। मैं कुछ हिचकिचा रही थी लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई समझ ले। मैं खुश हो गई और अब आप मेरे साथ लंच करेंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मुझे अपने दोनों भाई याद आ गए जो सालों पहले मुझसे बिछड़ गए थे। मैं बॉस के साथ लंच पर चली गई। उस दौरान उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने अपना हल्का सा परिचय करवा दिया, लेकिन वह कहने लगे कि पता नहीं क्यों आपसे मुझे अपनापन महसूस होती है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको दीदी कहकर पुकार सकता हूँ। मैंने खुशी से उनको इजाजत दी थी और उन्होंने मुझसे मेरा फोन नंबर भी ले लिया और कहने लगी जब भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे बिना झिझक कॉल कर लेना। उस दिन के बाद कभी कभी मेरी उनसे फोन पर बातचीत हो जाती थी। और फिर एक दिन जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मैं ऑफिस नहीं गई तो मुझे उनकी कॉल आई और वो कहने लगे कि मैं आपके हॉस्टल के बाहर कार में बैठा हूँ, आप जल्दी से आएं, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने पहले तो उनको इनकार किया मगर वो न माने तो मैं बाहर निकली तो वाकई वो कार में मौजूद थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कार में बैठ गई। वो मुझे प्राइवेट क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने मुझे इन्फेक्शन बताया और दवाइयाँ लिख कर दे दी। वापसी पर उन्होंने मुझे खाने की पेशकश की। खाना खाने के दौरान बातों बातों में उन्होंने मुझसे अपनी फैमिली का जिक्र किया। वो बता रहे थे कि उनका ताल्लुक एक गांव से है और वो 7 बहन भाई हैं। उनकी अम्मा पापा का देहांत हो चुका है, बहनों की शादी हो गई है और बड़े भाई भी शादीशुदा हैं, इसलिए वो शहर में अकेले ही रहते हैं।
लेकिन अपनी बहनों और भाइयों से मिलने उनके घर जाते रहते हैं। उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गई और उनसे पूछने लगी कि आपकी कितनी बहनें हैं। उन्होंने कहा कि मेरी 5 बहनें हैं, मगर मैं सिर्फ 4 से मिलता हूँ क्योंकि मेरी एक बहन बचपन में ही खो गई थी। यह सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और मैंने उनको नाम लेकर पुकारा। दरअसल मेरे बॉस का नाम तो सत्येंद्र था, लेकिन मुझे मेरा छोटा भाई सनी याद आ गया जिसका नाम सत्येंद्र था और हम उसे सनी कहकर पुकारते थे। जब मैंने बॉस को सनी कहा तो वो भी उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि आप मेरी मालिनी दीदी हैं। मेरी तो आवाज नहीं निकल रही थी, मैं रोए जा रही थी और अपने भाई से गले मिलकर सदियों से बेचैन दिल को सुकून दे रही थी। मेरे भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप करवाया और फिर सीधा अपने घर ले गया। उसने बताया कि जब तुम खो गई थी तो अम्मा पापा ने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली, मगर जब तक जिंदा रहे तुम्हें ढूंढने की कोशिश करते रहे और फिर तुमसे मिलने की उम्मीद लिए ही दुनिया से चले गए। मैंने सनी से बड़ी बहनों और भाई का पूछा तो वह कहाँ है और कैसे हैं, तो मुझे सब बता दिया और फिर कहने लगा कि इस वीकेंड में उनके पास तुम्हें लेकर जाऊंगा। वो सभी इसी शहर में रहते हैं, सिर्फ बड़ी दीदी हैं जो गांव में रहती हैं। मेरा दिल भी बड़ा बेचैन था सबसे मिलने को और मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इस तरह अचानक मुझे मेरा भाई मिल गया। फिर वो मेरे बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। वो सुनकर बड़ा अफसोस कर रहा था, लेकिन फिर उसने भी भगवान का शुक्र अदा किया। उसने मुझे जॉब करने से मना कर दिया और कहने लगा अब तुम घर में बैठकर ऐश करो, तुम्हारा भाई है ना। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। सनी ने बड़े भाई को फोन करके सारी बात बता दी और कहा कि सारी बहनों को भी अपने घर खाने पर बुला लें और फिर वीकेंड पर वो भी मुझे लेकर भाई के घर गया, जहाँ पर मेरी सारी बहनें भी मौजूद थी। सब एक दूसरे से मिलकर रोते रहे और फिर बड़ी देर तक बातें करते रहे। वो रात हम बड़े भाई के घर पर ही रुके। भाभी बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें बड़े प्यार से ट्रीट किया। उसके बाद बड़ी दीदी और बड़े भाई ने मिलकर मेरा शादी अच्छे घर में कर दिया और फिर हम सब ने मिलजुल कर सनी की शादी की। ये शादी मेरी जिंदगी की यादगार फंक्शन थी जिसमें मेरे साथ थे। मैं अपने पति के साथ सबसे हंसी खुशी से मिल रही थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।